बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। ये खूबसूरत पंक्तियाँ हमें सिखाती हैं कि जीवन में हमेशा हमें समृद्धि की तलाश करनी चाहिए, समस्याओं पर ध्यान न देकर समाधानों की तलाश करनी चाहिए। लगातार खुद को बेहतर से बेहतर कैसे बनाएं, इस पर काम करना चाहिए ताकि हम उन ऊंचाइयों को छू सके जहां पर सफलता हमारा इंतज़ार कर रही है। और इसी खूबसूरत सोच के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में। आपके साथ मैं हूँ रोशनी और मेरे साथ हैं मैं प्रणय भारद्वाज। मेरी ओर से भी आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत राजस्थान की संस्कृति में रचे बसे कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में। और जैसा कि आपने कहा रोशनी कि सफलता की ओर बढ़ना चाहिए, ऊंचाई की तलाश करनी चाहिए, असफलता से घबराना नहीं चाहिए। और ऐसा ही समय चल रहा है इस समय देश में, तो हमें एकजुट होना है, अपनी एकता का परिचय देना है। जो मार्गदर्शन हमें सामने से मिल रहा है उसे ज़रूर निभाना है, उसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है। तभी हम इस कठिन समय से अब पार जा पाएंगे और एक अच्छे समय की ओर वापस बढ़ पाएंगे। वैसे आज के खास दिन के बारे में बात करें तो आज 8 मई का दिन है और आज है विश्व रेड क्रॉस दिवस। हमारे देश में विश्व रेड क्रॉस दिवस को इसलिए सम्मान दिया जाता है क्योंकि जितनी भी चिकित्सकीय सेवाएं हैं और आपदा राहत है उसमें विश्व रेड क्रॉस दिवस का बहुत अहम योगदान होता है। इसलिए आज के दिन हम रेड क्रॉस दिवस का सम्मान करते हैं। और वैसे अगर राजस्थान की दृष्टि में देखा जाए तो राजस्थान तो हमेशा से खास रहा है। कई विविध कलाएं, कई विविध परंपराएं, मान्यताएं और लोक देवी देवताओं का पूजन और रंगों से सराबोर है हमारा राजस्थान। और रंगों की बात करें रोशनी तो कई तरह के रंग हैं जो राजस्थान की हर जगह पर, हर पल में, हर उत्सव में नज़र आते हैं। आज रंगों के चितरे एक ऐसे ही मेहमान से हम आप सभी को मिलवाने वाले हैं जिन्होंने बहुत बारीकी से रंगों को इस तरह से संजोया है कि उसे देखने भर से ही ऐसा लगता है कि उसको अपलक देखते रहा जाए। तो आइए मिलते हैं लघु चित्रण शैली के प्रख्यात कलाकार डॉक्टर हनुमान सैनी से। बहुत आपका स्वागत हनुमान जी। नमस्कार। आप अलबेलो राजस्थान में आप आए हैं और हमें लगता है कि आपने जो बारीकी वाला काम संजोया है, जिस तरह से इतनी अथक मेहनत की है कई सालों की, उस पर हम आज आपसे बात कर पाएंगे। बिल्कुल। और जिस तरीके से आज रंगों की बात हो रही है और एक कलाकार के तौर पर जो रंग हैं वो आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि एक कलाकार ही रंगों से अपने जीवन को नए नए रंग देता है, कलर देता है और लोगों के सामने व्यक्त करता है। तो आज इसी से जुड़ा मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि रंगों का आपके जीवन में क्या कुछ महत्व है और रंगों ने कब आपके जीवन में दस्तक दी, इसका कारवां कब से शुरू हुआ? मेरा जो बचपन है वो एक जो कहते हैं कि खेत खलिहानों में जो मेरा परिवार, जो पिताजी थे खेती हर मजदूर थे जी। और मेरा जीवन एक तरह से जो शुरुआत हुई है वो एक तरह से खेतों से ही हुई है जी। तो खेतों में तो आप जानते हो कि रंग ही रंग जो है, सारा हरियाली वगैरह, उगते हुए सूरज की लालिमा है, छुपते हुए सूरज की जो, ढलते हुए सूरज की जो लालिमा है। हाँ। उनसे मैं बड़ा आकर्षित था जी। उड़ते हुए पक्षी है और जैसे खेतों में चरते हुए पशु वगैरह, इनका मैंने एक अच्छी तरह से मेरे जीवन बहुत अलग बचपन से मैंने देखा है। रंगों के बारे में ये था कि जब अभी तो ये रेडीमेड जैसे ये मेहंदी वगैरह जो आती थी, पहले हमारे घर में खेत में ही मेहंदी के पेड़ जो थे जी। तो उसको काट के सुखा के और इस तरह से उसका कुछ पीस के और जो महिलाएं जो लगाती थी, पड़ोस में भी कुछ लेके जाया करते थे हमारे माताजी से। और शौक़ था कि कुछ बचपन में ये था कि जैसे मिट्टी पे कुछ आकृतियाँ उकेरना और इस तरह का था। हमारे मदर और सिस्टर जो थी जब मेहंदी लगाती थी तो उनकी मेहंदी भी लगभग हालांकि ज़्यादा मैं बनाया करता था जी। तो रंगों का तो है ही। बाकी इस तरह से जब थोड़ा बड़ा हुआ तो स्कूल में एडमिशन हुआ। स्कूल में भी ये था कि कुछ, खैर उस समय हमारे पास मनोरंजन के कोई साधन नहीं था, ना कोई टीवी था, ना कोई रेडियो था, कुछ इस तरह था जी। लेकिन कुछ पुस्तकों में जैसे कुछ कार्टून आया करते थे। हाँ। या न्यूज़पेपर में कुछ देखा करते थे, तो उस समय ज़्यादा कार्टून आया करते थे जी। ब्लैक एंड वाइट थे, लेकिन फिर धीरे धीरे कलर भी उसमें आने लगे। तो ब्लैक बोर्ड पे जो चौक से है ना कुछ कार्टून बनाना, जैसे कुछ
कहते हैं कि कुछ शरारती बच्चों में से एक मैं भी था। अच्छा। कि कोई टीचर आते थे तो कुछ जो टीचर परेशान करते थे उनका कार्टून ज़रूर बनाता था। जी। तो मुझे ये था कि हाँ, इनको परेशान करना है। तो इस तरह से करते करते मेरा जीवन थोड़ा सा कि चित्रकला में थोड़ा वो हुआ जी। बाकी चित्रकला का जो विषय था उसमें तो मैं फर्स्ट आता ही था। अच्छा अच्छा। जो मेरी रुचि उसी तरह से थी कि मैं कुछ चीज़ें बनाना और बताना ये करना था। तो इस तरह से मेरा जर्नी चली। और जब मैं चित्र का कोई आता है तो उसमें कलर का तो समावेश होता ही है, बिना कलर के तो कुछ रंगों का कुछ बनता ही नहीं है। जी। तो इस तरह से मेरा वो चला, मतलब कारवां आगे बढ़ा। जी जी जी। और बढ़ते बढ़ते फिर कई समस्या, पारिवारिक समस्याएं थी जी। तो उस वजह से परिवार ने कहा कि चलो ठीक है, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। तो मैं पढ़ता रहा लेकिन मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाया। मेरा मैट्रिक, हालांकि मैं मैट्रिक पास था। जी जी। उसके बाद में हमारे पिताजी ने कहा कि आप थोड़ा सा कोई हालांकि मैं खेती में मेरी मतलब इतनी रुचि नहीं थी कि मैं पिताजी के साथ में हेल्प करूं या कुछ इस तरह से था। तो मेरा अच्छा रुचि उसमें नहीं थी। जी। कुछ चित्रकला से तो थी ही। मैं कई मेरी जैसे मालूम कई बुक्स मेरे अभी भी रखी हुई है। अच्छा। जो पुरानी जो बचपन की जो चित्र बनाए हुए थे वो अच्छा, अभी भी है वो मेरे पास। तो मैंने कहा भी था कि मैं इसी क्षेत्र में जाऊंगा और मुझे हालांकि आगे बढ़ने का मौका दें। लेकिन मुझे ऐसे कोई गुरु मिल नहीं पाए थे कि मैं उनके साथ बैठ के और कुछ इस तरह का मैं काम करूं। जी। अच्छा। बाकी फिर मैंने हालांकि मैंने बोला था, लेकिन मेरा क्षेत्र थोड़ा सा मतलब अलग चुन लिया गया। मैंने इलेक्ट्रॉनिक में डिप्लोमा किया। अच्छा। 1988 में। जी। लेकिन उसमें मन नहीं लगा मेरा। मैंने कुछ समय करके फिर छोड़ दिया मैं। जी। लेकिन साथ में ऐसे कला गुरु फिर संपर्क हुआ। उन कला गुरुओं के साथ में बैठा, रंगों की जानकारी मैंने ली। कौन से गुरु थे जिनकी आप बात कर रहे हैं? हमारे बुआ जी के लड़के थे, बाबूलाल सैनी। अच्छा। वो पहले से जुड़े हुए थे। तो मैंने उनके साथ बैठ के कुछ काम किया। मेरे बड़े भाई भी वो नेशनल अवार्डी हैं। जी। मेरे से, हालांकि उनका 2010 का नेशनल अवार्ड था, लेकिन उनके साथ में भी बैठ के फिर आगे मेरा चला। जी। तो यहाँ जयपुर में ही मैंने इसकी पेंटिंग की जो बारीकियाँ हैं इनकी मैंने शिक्षा ली। मैंने लगभग 5 साल तक लगातार रंगों के बारे में, जो कहते हैं कि खनिज पत्थर, जो हमारी मिनीचर पेंटिंग में खनिज पत्थरों का एक बड़ा वो एक तरह से मतलब उपयोग होता है उसमें। कि आजकल जो केमिकल कलर आ रहे हैं वो उसमें नहीं होता। अच्छा। खनिज जो पत्थर है, हाँ। उसका प्रोसेस बहुत बड़ा, बहुत लंबा है। अच्छा। तो पत्थरों एक बड़ी जो शिला है उस पे एक जो कहते हैं कि खड़िया पत्थर होता है जो पहाड़ों से निकला हुआ है। जी। उसको ग्राइंड जो पीसने के बाद में और बहुत प्रोसेस होता है कि 6 महीने उसको पानी में डाला जाता है। उसकी डाला जाता है। उसका जो एक तरह से सॉफ्टनेस जो है उसमें से जैसे पत्थर की जो चिकनाई वगैरह बाहर आती रहे, बार बार पानी चेंज करना होता है उसका। जी। फिर तो हनुमान जी, ये जो आप तरीका बता रहे हैं कि खनिज पत्थरों से आप रंग निकालते हैं, तो जितने रंग हम देखते हैं, अगर हम देखें तो इंद्रधनुष के 7 रंग हैं, उन्हीं से सारे रंग बने हैं। क्या उतने रंग उस पत्थर से निकल पाते हैं, एक पत्थर से? नहीं सर, ये अलग अलग पहाड़ों में कई तरह के जो पत्थर निकलते हैं वो अलग अलग हल्के रंगों के होते हैं। जैसे अच्छा। खड़िया वो सफ़ेद पत्थर होता है। अच्छा। शीलू वो ग्रीन पत्थर होता है। अच्छा। हंसराज होता है जो एक तरह से रेड जो डार्क जो होता है वो होता है। गोंद का पीला भी इसमें होता है। पेवड़ी भी होती है। अच्छा अच्छा। इसमें बाकी सिंदूर है, नील ले लीजिए, कई ऐसे पत्थर हैं। तो अलग अलग रंगों के पत्थर उसमें निकलते हैं। अच्छा अच्छा। और वो पत्थर पे एक तरह से डली टाइप सा होता है। जी। तो उसको एक बड़े पत्थर पे घिसना पड़ता है हल्के हाथ से। अच्छा। ऐसे नहीं कि हम उसको कहीं कूट के और मशीन में डाल के उसको पीस लो, वो पाउडर काम में नहीं आता। अच्छा अच्छा। तो उसको हल्के हाथ से पीसा जाता है और
पीसने के बाद में जैसे एक बड़े बर्तन में फिर उसको पानी डाल के बार बार उसको निकाला जाता है। एक लंबी जो मेहनत पत्थर की जो चिकनाई है वो बाहर निकल जाए। एक रंग को निकालने में पत्थर से उसमें एक लंबी मेहनत लगती है। वो लंबी तो उन रंगों से किस तरह के चित्र, मतलब किस जगह पर चित्र बनाते हैं? कागज़ पे बनता है या किसी और वस्तु पे बनता है? देखिए कि मैंने शुरू में जो मैंने काम सीखा वो हाथी दांत जो उसकी प्लेट्स आती थी उस पर मैंने काम सीखा था जी। तो उस पर तो उस समय एक फ्यूजी कलर एक कॉपी आया करती थी। अच्छा। तो उस पर तो स्टोन कलर काम ही नहीं आते थे। हाँ हाँ हाँ। उस पर फ्यूजी कलर से ही वो होता था, लेकिन मैंने शायद सरकार की तरफ से भी कुछ बैन हुआ। जी जी बिल्कुल। हाँ, ज़्यादा समय तक चल नहीं पाया तो मैंने वो काम फिर छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने सिल्क जो क्लॉथ आता है उस पर मैंने काम किया। जी। कैनवास पे मैंने काम किया तो इसमें भी सिर्फ पोस्टर कलर काम में आते थे, जो अपनी केमिकल कलर काम में आते हैं वो आते थे। कैनवास पे ऑयल कलर काम में आते हैं। हाँ, तो स्टोन का तो मैंने ये तो सिर्फ पेपर जो है कि जैसे मान लो कि अपनी चावल के भूसे से पेपर बनाए जाते थे, सन का जो रेसा है उससे पेपर बनते हैं, जो अपनी सांगत में बहुत यातायात मतलब बहुतायात में बनते हैं। अब तो ये चीज़ें बहुत कम हो गई या मिलते भी नहीं, शायद वो कारखाने बंद हो गए, वो कलाकार बंद हो गए बनाने वाले। जी जी। वो शायद मार्केट में अवेलेबल अच्छा है नहीं। बाकी पेपर जब से मैंने यूज किया तब से फिर ये जो है ये खनिज जो पत्थर है जी। ये फिर उसमें काम में आने लग गए। जी। मिनीचर जो लघु चित्रकारी है हाँ। उसमें आपको ऑयल कलर काम में नहीं आएंगे जी। उसमें ये केमिकल काम में नहीं आएंगे या जो अन्य जो कलर मतलब काम में नहीं आते। अच्छा। आपको मिनीचर करने के लिए नेचुरल जो पत्थर है वो मतलब उनका जो बेस का कलर होता है उसी से काम होगा। जी। अच्छा। तो ये जो नहीं तो आप बारीक काम नहीं कर पाओगे। ये जो आपने पत्थर से रंग निकाला है, क्या ये लंबे समय तक चलता है जो, या फिर वो आज के जो रंग हैं वो लंबे समय तक चलते हैं? आप कह रहे हैं कि पत्थर से जो रंग निकल रहा है उसी से लघु चित्रण हो पाता है? जी सर। क्या वो लंबे समय तक चलता है वो रंग? ये पत्थरों के तो लंबे समय से ये कभी फेड नहीं होते। अच्छा। हल्के नहीं पड़ेंगे जी। जी। तो क्यों नेचुरल है तो। हाँ। जी। तो ये कभी फीके नहीं पड़ते। तो इसमें कलर वैसा के वैसा रहेगा। आप चाहे मैंने हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स मैंने देखी है उसका कलर वैसे ही रहता है। और इसमें तो ये है कि जितना एक मौसम की मार खाएगा ये कलर तो और भी ज़्यादा एक उसमें एक अच्छा वो आ जाएगा, ग्लो आएगा उसका। जी जी। तो नेचुरल कलर जो है वो तो एक है ही। बिल्कुल, रंगों को लेकर बहुत सारी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपको राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा सम्मानित किया गया, राष्ट्रीय पुरस्कार द्वारा नवाजा गया है, तो उसके पीछे का जो कारवां रहा है, जो सफ़र रहा है, वो कैसा रहा है आपका, और कौन सी वो पेंटिंग थी जिसकी वजह से आपको सम्मानित किया गया? राष्ट्रपति साहब ने मुझे हालांकि सम्मानित करने के लिए मेरा ये था कि देखो इसमें ये होता है कि भारत सरकार की तरफ से कुछ कलाकारों के लिए कुछ आवेदन निकलते हैं जी। तो आपका एक तो अनुभव मांगता है कि आप कितने सालों से इसमें काम कर रहे हो। फिर आपकी जो एक जो आपका अनुभव और इसमें आपकी कितनी जो योग्यताएं हैं उसके बारे में ये हालांकि निर्भर करता है। तो लगभग मैं 30-35 साल से काम कर रहा था। जी जी जी। तो काम करते करते मुझे किसी ने सुझाया कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो तो आप भी आवेदन करो इसके लिए। अच्छा। मुझे मालूम नहीं था लेकिन किसी ने बताया तो फिर मैंने इस तरह का काम किया। लेकिन इसमें भी मैं लगातार 10 सालों तक मैंने प्रयास किया था। अच्छा। 10वें साल में जाके मुझे जो जिस तरह का जो मैंने स्वर्गलोक बनाया है, जो ये पेंटिंग बनाई है, ये पेंटिंग अलग मैंने अलग अलग मुगल भी बनाई थी, हिमाचल भी बनाई, कांगड़ा बनाई, अलग अलग जो जयपुर की जो शैलियाँ स्कूल से उन पे मैं मतलब उनके ऊपर मैंने पेंटिंग बनाई थी। लेकिन मेरी पेंटिंग स्टेट लेवल से या डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही बाहर हो जाती थी। जी। तो मैं बहुत परेशान भी था। एक बार अचानक रात को शायद 2 बजे की बात थी जी, मेरी आँख खुली अचानक जी, और मुझे ये आया कि एक जैसे कलम नकी जी की स्वर्ग कैसा होना चाहिए, जो राजेंद्र का महल कैसा होना चाहिए। जबकि स्वर्ग पे तो इंद्र का एक तरह से शासन रहता था
तो मतलब कि कैसा होना चाहिए, तो एक कल्पना चल रही थी। जी। महीने 2 महीने ऐसा सोचता रहा, करता रहा, देखता रहा। कई चीज़ें मैंने ग्रंथ भी पढ़े हैं कि विष्णु पुराण है, जी शिव महापुराण है, रामचरितमानस है, मेरे घर में ये चीज़ें हैं। जी जी। जी तो मैंने कुछ वो चीज़ें मैंने पढ़ी भी थी। घर में मेरे हालांकि धार्मिक माहौल रहता है, तो मेरे संस्कार आस्था टीवी वो जरूर चलता है। अच्छा अच्छा। जी तो कई चीज़ें मैंने पढ़ी भी है, सुनी भी है। हाँ। तो एक बार ऐसा ही अनायास ही पेंसिल हाथ में थी और मैं देखा कि महल का कुछ ऐसा वो अलग चित्र बनाया जाए। जी तो बनते बनते शायद मुझे 6 महीने लगे इसके लिए, स्केच जो मैंने किया है इसका। अच्छा। मैंने ये देखा कि फिर इसमें क्या क्या दिखाया जाए। महल बनाने के बाद में, और महल भी एक अद्भुत महल बनाया था मैंने कि इसमें इस महल के अंदर मैंने 4 द्वार दिखाए हैं, जी अच्छा। जिसमें स्वर्ग लोक जो हैं उसमें 4 द्वार होते हैं। कि ये यम द्वार तो दक्षिण में हर कोई जानता है कि मृत आत्माओं को लेके यमराज जी उसमें जो दक्षिण द्वार से जाते हैं वो तो हैं। बाकी उत्तर का कौन सा है, पूर्व का कौन सा है, पश्चिम का कौन सा है और उत्तर का कौन सा है। तो मैंने पूर्व में शिव द्वार का मैंने उसमें चित्रण किया है जी। पश्चिम में विष्णु द्वार का किया था। अच्छा। और उत्तर में शक्ति द्वार का किया था। जी, दक्षिण में यम द्वार हैं ही। हाँ। वो चीज़ें भी मैंने कहीं ग्रंथों से लिए, हालांकि कहीं उल्लेख नहीं है कि स्वर्ग के 4 द्वारों के जो नाम हैं वो था। मैंने बहुत रिसर्च करके और ये पेंटिंग बनाई और 18 महीने में जाके पेंटिंग बनी थी। अच्छा अच्छा। रेगुलर 18 महीने, 8 से 10 घंटे में काम करता था। जी और ये पेंटिंग उसमें मैंने स्केच किया। स्केच करने के बाद में ये भी हुआ कि इसमें कौन कौन से कलर यूज करें, इसमें कौन कौन से उपयोग में लिए कलर। जी। तो फिर मैं देखा कि और जो जितने भी जो पत्थर के जो हैं, ये पत्थर जो पहाड़ों से निकले हुए पत्थर हैं, जी ये तो शायद उसमें ठीक हालांकि रहेगा नहीं। लेकिन मैंने जो हमारी मिनिएचर पेंटिंग में एक जैसे 24 कैरेट जो है ये सोने का जो पाउडर है, जी। उसका भी एक प्रोसेस लंबा है। जी जो ऊपर में कुछ ही कलाकार हैं बनाने वाले, अब तो शायद जी। वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं। जी। तो मैंने ये देखा कि क्यों ना इसको एक तरह से स्वर्ण नगरी बनाया जाए। जी क्योंकि स्वर्ग तो वैसा ही तो होना चाहिए कि जो स्वर्ण अलग नगरी की उन। तो फिर मैंने उसमें सारा जो 2 या 3 फीट की पेंटिंग थी, अच्छा उसमें लगभग ये मान के चलिए कि 2.5 से 3 लाख का मैंने गोल्ड पाउडर खरीदा। अच्छा अच्छा। और गोल्ड पाउडर लगाने के बाद में दोबारा फिर उसमें स्क्रैच किया। जी 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 जी। फिर उसके अंदर मैंने देवताओं की कॉन्फ्रेंस दिखाई थी। जी उसमें मुख्य रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को मैंने एक अध्यक्षता के रूप में जी उसमें दिखाया है। हाँ 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 इसमें भी ये रहा कि जब मेरी पेंटिंग वहाँ सेलेक्ट हुई हाँ हाँ और कंपटीशन में 2-3 पेंटिंग थी उसमें, जी जूरी मेंबर ने कहा कि नहीं ये पेंटिंग सेलेक्ट होनी चाहिए, नहीं ये होनी चाहिए। जी, तो जी, एक बार मुझे वहाँ दिल्ली बुलाया गया था अच्छा जी कि उस पेंटिंग के बारे में कि कुछ लोगों को जैसे मान लो कि कुछ कला गुरु को समझ में नहीं आया कि पेंटिंग किस तरह का क्या है, बताने के लिए कि क्या है उस पेंटिंग। तो मुझे बुलाया गया वहाँ पे जी। कि आपने क्या दिखाया है। एक ने मुझे ये ज़रूर बताया कि विष्णु जी तो स्वर्ग में रहते ही नहीं, आपने कैसे दिखा दिया इसमें। तो मैंने उल्लेख क्यों मैंने पढ़ा भी था इसके बारे में। तो विष्णु जी तो क्षीर सागर में रहते हैं, वैकुंठ धाम में रहते हैं। तो स्वर्ग में तो रहते हैं नहीं। तो वहाँ तो जो अन्य देवता सूर्य देव, चंद्रदेव, अग्निदेव जो हैं मतलब वो रहते थे वहाँ पे। तो मैंने ये उल्लेख किया कि जब जब शक्तिशाली राक्षस ब्रह्मा जी से, शिव जी से एक तपस्या करके बड़े वरदान ले लिया करते थे ये लोग, तो जाके सीधा स्वर्ग पे आक्रमण करते थे। और हजारों करोड़ों वर्षों तक देवता स्वर्ग से बेघर रहे थे जी। क्यों? राक्षसों की वजह से उनका शासन रहा। सारे देवता परेशान रहे, इधर उधर भागते रहे। मैंने ये भी पढ़ा था कि एक बार ऋषि दधीची ऋषि की हड्डियों से एक इंद्र का वज्र भी बना था। जी जी। हालांकि जो राक्षसों का
अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा जी जी कि कौन से राक्षस का उन्होंने किया था, और हालांकि राक्षसों को उसमें हराया था। तो सारे देवता मिलके बैकुंठ धाम पहुँचे, मतलब भगवान विष्णु के पास में, और उन्होंने भगवान से आग्रह किया कि भगवान आप चलो और हमारा समाधान करो इसके। जी 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 तो तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहाँ पे आए थे। जी तो मैंने ये उल्लेख किया, जब जाके फिर वहाँ जो जूरी मेंबर थे जी उनको मैंने संतुष्ट किया कि हाँ ये है। जी। जो हनुमान जी, ये जो आपने पेंटिंग बनाई है, आप कह रहे हैं इसमें काफ़ी खर्चा भी आया था, और जिस तरह की सामग्री आपने इस्तेमाल की उससे ये 2.5-3 फीट लंबी पेंटिंग बनी। जब इसको बनाने का काम शुरू किया तो 18 महीने तो 1.5 साल का एक लंबा समय होता है। जी। क्या उसमें शुरुआती दौर में ऐसा हुआ कि ये अभी बनी है, अच्छी नहीं बनी, इसको हटाकर फिर दोबारा बनाई, फिर तीसरी बार प्रयास किया, फिर चौथी बार, क्या इस तरह का प्रयास हुआ? नहीं सर, ऐसा नहीं है जी कि अगर आप लंबे समय से आप काम कर रहे हो, आपको अनुभव है, जी हाँ कई चीज़ें हो जाती है, कई चीज़ें होती है वैसे, जी कई बार नहीं होता कि नहीं इस जगह ये गलत हो गया जी जी तो उसको वापस हटा के दोबारा हो जाता, जी दोबारा उसी को जो अच्छा इसमें खनिज जो पत्थर हैं, जो खनिज कलर काम में ले रहे हैं ना, हाँ जी। उसको आसानी से हटाया जा सकता है और उसकी जगह दूसरा लगाया जा सकता है। अच्छा अच्छा, ये बड़ा अच्छी जी। चीज़ है कि ऑयल हाँ, कलर में इनमें बड़ा दिक्कत होती है, जी, क्यों जी, ना जी। तो वो हटता, जी। और उसके ऊपर चढ़ाने के बाद में फिर वो चीज़ें हाँ। एक थोड़ा सा वो लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। इसमें ये नहीं होता, जी 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 इसमें तो अगर जैसे स्केच होता है तो उसमें वापस वो चीज़ें जी जी हो जाती है, लेवल में हो जाती है। जी जी आपका इतना लंबा सफ़र रहा है, और अगर इसके पीछे की प्रेरणा की बात करें तो आपकी प्रेरणा का स्रोत क्या रहा है? प्रेरणा का स्रोत तो खैर हमारे मदर फादर को ही जाता है, जी उनका सपोर्ट नहीं रहता जी तो शायद मैं यहाँ तक नहीं रहता, जी जी यहाँ तक आपके बीच में भी हालांकि नहीं सामने बैठता। जी उनका भी बहुत प्रयास रहा है कि मुझे पूरा सपोर्ट किया था। हाँ, मैं हालांकि मैं उनके साथ खेती में हाथ नहीं बटाया, जी जी लेकिन उन्होंने पूरा सपोर्ट रहा, और जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ वहाँ वो हालांकि मेरा सपोर्ट करे, और आज तक उन्हीं की प्रेरणा से आज मैं यहाँ। जी जी। हनुमान जी, पूरी दुनिया के सामने एक बहुत कठिन समय आया था कोरोना काल का, जिसमें एक कलाकारों की जो एक आबादी थी उसने बहुत संघर्ष किया, क्योंकि कलाकारों का जो काम है वो मंच पर है या सामने दिखना काम है, या उनकी कलाकारी सामने दिखे तो वो कुछ पा पाते हैं उसके एवज में। ऐसे में जो ये कठिन समय था कोरोना काल का, आपके लिए कैसा रहा? फ़ायदेमंद रहा या आपने भी कुछ संघर्ष किया? देखिए, इस बात में थोड़ी कुछ समय बाद में आ रहा हूँ, इससे पहले मैं थोड़ा सा कि मैं कहता हूँ, स्पष्ट कहता हूँ, जी और मेरा उत्तर प्रदेश में एक प्रोग्राम रहा था, उसमें योगी जी आए थे। जी मैंने बाय हैंड उनको एक चिट्ठी दी थी। राजस्थान सरकार को मैंने, अशोक गहलोत जी को मैंने एक चिट्ठी दी थी जी कि कलाकारों के उत्थान के लिए आप कुछ कीजिए। जी अब आपने बताया कि कोरोना काल में कलाकारों का कैसा क्या रहा, तो बहुत अलग समय ठीक नहीं था ये। जी कारण ये था कि जो भी कलाकार जो काम कर रहा है, उनकी कला जब तक नहीं बिकेगी तब तो उनका घर बार नहीं चलेगा। जी जी बहुत बड़ी समस्याएं थी, जी। 2 साल तक या 3 साल तक इसका ये जो चला, पर्यटन पूरी तरह से ख़त्म हो गया। जी तो कलाकार तो काम कर ही रहा था अपने घर पे बैठ के, लेकिन जो चीज़ बन रही थी, बना रहे थे, तो उसको बेचने का कोई माध्यम नहीं था। जी बिल्कुल। जी। तो कलाकारों के लिए ठीक नहीं था, लेकिन मेरे लिए भी समस्या थी। लेकिन थोड़ा अलग धैर्य, मुझ में बहुत बड़ा धैर्य है। जी और जैसे अभी मैंने बताया कि 18 महीने या 2 साल लग जाती है एक पेंटिंग में, तो आप समझ लीजिए कि कलाकार का कितना बड़ा एक जी धैर्य रहेगा। जी बिल्कुल। तो मुझ में है वो इतना धैर्य है जी। कि मैं जो काम कर रहा हूँ अच्छा काम हो, समय की कोई पाबंदी नहीं होती। जी सही है। मैंने कई चीज़ें पहले दूसरे डीलरों का मैंने काम किया था, जी। लेकिन 2013 के बाद में मैं सेल्फ आर्टिस्ट हूँ, किसी का मैं काम नहीं करता। जी जो मेरा मन करता है, जो अच्छा करने का होता है, मैं वो जी। काम कर रहा हूँ। और वही कलाकार एक तो किसी से बंध के काम करेगा, जी
वो अच्छा काम नहीं कर पाए। जी जी। आप सेल्फ आर्टिस्ट हो, जी। आप जो सोचोगे वो काम होगा। तो हनुमान जी, ये जो कठिन समय निकला था, कोई विशेष पेंटिंग आप इस समय में बना पाए? लगभग 2-2.5 साल का था ये समय। हाँ सर, मैंने कोरोना काल से मैंने स्वर्गलोक से पहले एक मैंने पेंटिंग बनाई थी। देखो, मेरा सबसे एक पसंदीदा सब्जेक्ट है यानी कि राधा और कृष्णा। अच्छा। सबसे ज़्यादा मैंने सब्जेक्ट भगवान राधा कृष्ण और राधा के प्रेम प्रसंगों पे मैंने कई सब्जेक्ट बनाए हैं। अच्छा जी। एक राजस्थान जो पत्रिका जो टीवी था उसकी तरफ से एक धारावाहिक चला था गीत गोविंद के नाम से। जी जी। तो उसमें कुछ एपिसोड थे, शायद 18 से 20 एपिसोड थे, वो मैंने देखे थे टीवी पे। जी। तो उसपे भगवान राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंगों पे सारा जो आधारित था वो, उसमें से मैंने कई चीज़ें ली थी। अच्छा। तो मेरी कुछ पेंटिंग गीत गोविंद के आधारित पे मेरे जो मैंने बनाई है। हाँ। तो मैंने एक पेंटिंग बनाई थी भगवान कृष्ण का ब्रज से मथुरा गमन। जी। ब्रज से मथुरा गमन का मैंने वो एक चित्रण किया था। उसमें आप कल्पना कीजिए कि भगवान कृष्ण 11 वर्ष की उम्र में ब्रज छोड़ के मथुरा जा रहे। जी। मेरे पास एक किताब है, मैंने उसमें ये भी पढ़ा था कि भगवान 11 वर्ष की उम्र में ब्रज में रहे थे। तो वहाँ के कण कण से कृष्ण का एक शब्द सुनाई देता था। ऐसे इस किताब में मैं पढ़ा, किसी संत ने लिखा है। हाँ। तो मैं उससे बहुत प्रभावित था। जी। तो वो एक जो माहौल जो था कि भगवान ब्रज को छोड़ के जा रहे हैं। हाँ। उसका माहौल कैसा होना चाहिए। जी। प्रकृति पूरी वो था। हाँ। जीव जंतु पूरे वहाँ के ब्रज के जो निवासी हैं, उसको भगवान छोड़ के जा रहे हैं, तो उनका कैसा भाव होना चाहिए। मैंने वो बड़ा चित्रण किया था। बॉर्डर पे मैंने भगवान की पूरी लीला दिखाई थी। हाँ। अच्छा। 2 साल लगी थी उस पेंटिंग। जी। तो वो इस तरह का भी था। फिर बाकी कोरोना काल की बात आपने पूछी। जी। तो कोरोना काल में ये था कि मोदी जी का, जी। मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ कि उनके शासनकाल में अपन सब जी रहे हैं। जी। और अभी कल भी आपने देखा कि देश के लिए क्या कर रहे हैं। जी। कितना अच्छा वो कर रहे हैं कि अभी 26-27 लोगों की शहादत के लिए एक जो दुश्मन जो अपने आक्रमण करके बैठा है, चारों तरफ से घेर के बैठा है, देश के लोगों को परेशान कर रहा है, उनको सबक सिखाना ये काम मोदी जी का था। जी बिल्कुल। तो जी जो आप बता रहे हैं, जो तो शुरू से मैं इनके विचारों से प्रभावित था। तो कोरोना काल में कुछ समय से मेरे मन में था कि मतलब ये जो महापुरुष है इनका कुछ पोर्ट्रेट बनाया जाए। अच्छा। लेकिन हालांकि वो समय नहीं आया था। जब समय आता है तभी काम होता है। तो कोरोना काल में मैंने ये मोदी जी का मैंने चित्र बनाया। अच्छा। ये चित्र हम जो देख पा रहे हैं। जी। अच्छा। और मुझे समय मिला नहीं, और ये चित्र मैं मोदी जी को भेंट करके आऊँगा। अच्छा। बिल्कुल। तो कई कुछ पेंटिंग्स मैंने कई चीज़ें बनाई थी कोरोना काल में, और जी बहुत अच्छा काम किया। शुभकामनाएं आपको, ये आपकी मुराद पूरी हो, हम यही चाहते हैं। चुनौतियों की अगर बात करें, क्योंकि इतना लंबा सफ़र होता है, चुनौतियां भी बहुत सारी रहती हैं इन चीज़ों को लेकर। जैसे आपने बताया कि जो प्राकृतिक कलर होते हैं उनसे आप बनाते हैं, तो क्या कुछ चुनौतियां आपके सामने आई हैं? चुनौतियां तो बहुत बड़ी चुनौतियां अभी चल रही है, बहुत बड़ी चुनौती। पहले तो आसानी से ये काम हो जाता था कि आजकल खनिज करीब सारा बंद हो चुका है, पहाड़ रहे नहीं जी, प्रकृति नष्ट होती जा रही है। तो पहाड़ों से ही पत्थर निकलते थे, पत्थर मार्केट में है नहीं। हमने पेड़ों की छाल से कलर बनाया है जी, पत्तियों से कलर बनता है। पेड़ों के अनेक रंग के फूलों से भी हम कुछ कलर चुराते हैं। जी बिल्कुल जी। तो वो भी लेते हैं। बाकी जो ये पत्थर की जो कलर है, इसको मिलाने के पेड़ से निकला हुआ जो गोंद होता है, जो खाने के यूज में अपन लेते हैं, वो गोंद इसमें मिलाया जाता है। अच्छा, ऐसे तो कलर कहाँ रुकेगा वो जी। तो वो उसमें मिलाया जाता है। सारा प्रकार प्राकृतिक जो है। बाकी पेपर का मैंने बताया कि
सन के रेशे से बनाना, चावल का जो भूसा उससे अलग चावल बनता है, जी। ये पेपर बनता है। जी। पेपर तो एक शीट होती है, लेकिन हमारी पेंटिंग में 4 से 5 शीट मिला के और मतलब मोटी शीट बनाते हैं, उसको बसली बोलते हैं। हमारी पेंटिंग का भाषा में बसली बोलते हैं। तो ये चुनौतियाँ थी कि उसको कैसे 5 पेपर को चिपकाना और एक शीट बनाना। अच्छा। और उसमें जरा सा भी कुछ रह गया तो फिर वो फूल जाता था कलर। तो चुनौतियाँ तो यही है कि एक तो कलर मार्केट में है नहीं जी पेपर मार्केट में है नहीं। जी हमारे मिनीचर पेंटिंग में नेवले की पूंछ के बालों की ब्रश बनती है जी। और गिलहरी की मतलब पूंछ के बालों की ब्रश बनती है। जी अच्छा अच्छा। सरकार की तरफ से बैन है, जी 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 अभी नहीं। जी। तो बड़ी समस्याएं हैं कि कलाकारों के लिए कि एक तो मार्केट में कलर अवेलेबल नहीं है, ये जो मटेरियल है वो नहीं है। तो इसके लिए बड़ी, और आप देख लीजिए कि जो है गोल्ड कहाँ पे जा रहा है, कलाकार कहाँ से खरीद कर कहाँ लगाएगा। बड़ी चुनौतियाँ हैं इसके तो लिए। हनुमान जी, इन चुनौतियों का सामना करते करते ये जो आप चित्रकारी कर रहे हैं, एक लंबा समय आपने दिया है, आपको क्या लगता है कि आपके बनाए हुए चित्र कितने लंबे समय तक चल पाएंगे? इनकी कोई सीमा नहीं है, अच्छा अच्छा। जी। ये हजारों वर्षों तक चलेंगे। अच्छा। ये कलर ना कभी फेड होगा, जी ना कभी हटने वाला है। जी। और इसमें जैसे जैसे समय की मतलब मार पड़ेगी वैसे वैसे हाँ। और भी ज़्यादा इसमें और भी निखर गया, एक आपने बताया पहले। जी अच्छा जी रहे। जी जी। जिस तरीके से आपने बताया कि जो चीज़ें हैं उनकी कमी है, या फिर कहा जा सकता है कि जो लुप्त होती लघु चित्रकारी है उसके लिए आप नए नए आयाम भी करते हैं, साथ ही जो नई प्रतिभाएं हैं उनको भी तराशते हैं। तो इसके पीछे आप क्या कुछ काम कर रहे हैं, क्या कुछ नवाचार किया जा रहा है आपकी तरफ से? देखिए, इसके लिए मैं तो खैर भारत सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ, राजस्थान सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ कि मुझे नेशनल अवार्ड के बाद में 2016 में भारत सरकार ने मुझे स्वीडन 15 दिन का, हालांकि मेरी वर्कशॉप वहाँ रही, वहाँ स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक मैंने वहाँ बच्चों को काम पेंटिंग का काम सिखाने का काम किया था। जी। और अच्छा रहा, वहाँ का रिस्पॉन्स अच्छा रहा। वहाँ के बच्चे और युवा और बड़े जो भारतीय जो इंडियन जो चित्र कला है जी। उसको बहुत पसंद करते हैं। जी जी जी। सीखने का उनका बहुत अच्छा रहा था। ये आपके सामने जो है जी। ये स्वीडन का ही था। जी। अच्छा। और मैंने बहुत प्रयास किया, मैंने बहुत अच्छा काम किया वहाँ पे। उसको देखते हुए फिर राजस्थान टूरिज्म ने मुझे 2017 में ब्राज़ील का दौरा, उसमें 2 स्टेट थे जी। तो वहाँ भी मेरा बच्चों को सिखाने का ही कार्यक्रम रहा। उसके बाद में देश के अनेक स्टेट जो हैं, जी। मैंने कलकत्ता है, गोवा है, लखनऊ है, हरियाणा है। हरियाणा में मेरा रेगुलर 8 साल का वो अभी चल रहा है। अच्छा। लगभग 500 बच्चे काम कर रहे हैं, जी। पेंटिंग सीख रहे हैं। अच्छा अच्छा। समस्याएं तो ये आ रही है कि मेटेरियल नहीं, जी जी, आपने बताया। सिखाने वाला और सीखने वाला क्या करेगा। तो इसके लिए मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार से यही थोड़ा मतलब ये भी कहना चाहता हूँ कि इसके लिए कुछ कोशिश करें, कला को आगे बढ़ाने के लिए या युवाओं को आगे कला से जोड़ने के लिए थोड़ा। तो हनुमान जी, ये जो सिखाने का आपका दौर चल रहा है, जितना अनुभव आप समेटे हुए हैं और आने वाली पीढ़ी को बांट रहे हैं, आपके हिसाब से कौन जल्दी सीखता है, छोटा बच्चा या युवा पीढ़ी जल्दी सीखना चाह रही है? छोटे बच्चे में ज़्यादा ललक होती है। अच्छा। हाँ। युवाओं में वो कहते हैं कि वो एक कुछ गाना था कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बच्चों का थोड़ा सा एक माइंडली विकास कुछ ज़्यादा ही हमारे समय में कम था जी। लेकिन आधुनिक युग में जी। जो साइंस का जो आजकल विस्तार प्रचार हो रहा है और बच्चों की जो एक्टिविटीज जो हैं अच्छी है, दिमाग भी अच्छा है, तो बच्चे थोड़े से वो हैं। लेकिन छोटे बच्चे जो हैं, कम उम्र के बच्चे ज़्यादा सीखने का वो करते हैं। जी जी। तो आज का युवा आपकी शैली को सीखने में रुचि रख रहा है? ज़रूर, बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं वो हमसे बहुत बच्चे जुड़ते हैं। ज़्यादा समय नहीं जुड़ते लेकिन कम समय के लिए जुड़ते हैं, बहुत बच्चे जुड़ रहे हैं। जी। जी जी। मेरा
यहाँ भी अपने जयपुर में भी कई स्कूल्स में जाके मैं ये काम कर रहा हूँ। बाकी बाहर भी मेरी अलग से मैं खुद भी वर्कशॉप करता हूँ, बच्चों को जोड़ता हूँ जी जी स्कूलों के जरिए तो मैं जोड़ता ही हूँ। जी जी बाकी मेरा राजस्थान में मोदी यूनिवर्सिटी जो सीकर में है उसमें 7,500 बच्चे वहाँ हैं। अच्छा जी। तो वहाँ एक मेरा वहाँ का भी रहा था कि मोदी यूनिवर्सिटी में कम से कम 5 दिन का प्रोग्राम था। मैंने मतलब 1500 बच्चे मतलब बच्चों का पेंटिंग का प्रशिक्षण दिया। जी अब उसमें मेरा सुबह से लेके ये मान के चली कि 15 से 18 घंटे का मेरा ये काम था। जी जी, जी फिर उसके बाद में मेरा एक था सोनीपत में, हरियाणा सोनीपत में एक ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी थी। उसमें मेरा बच्चों के साथ में मेरा पेंटिंग का कार्यक्रम रहा सिखाने का। वहाँ भी बहुत बच्चों ने एक अच्छा लाभ लिया था और कई चीज़ें मेरे पास वो बन के आई थी दिखाने के लिए। एक ग्रुप आया था पूरा कि सर आपने ये हालांकि आपने ये सिखाया तो ये आपके सीखने के बाद में हमने ये चीज़ बनाई है जी जी और बहुत अच्छा रहा था वहाँ। जी इसके बाद में हरियाणा में मेरा रहा मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है रिसर्च सेंटर में, वहाँ 10,000 बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ हरियाणा सरकार की तरफ से एक कॉन्फ्रेंस थी तो कला क्षेत्र से मुझे बुलाया गया था वहाँ। जी जी तो हरियाणा के सीएम खट्टर साहब थे तो उनके साथ में कला चर्चा हुई थी मेरी और उस कला चर्चा के से कुछ बच्चों के साथ मेरा संवाद रहा। जी या जैसे बच्चे कला से जुड़े हुए थे उनके जो मन में जो प्रश्न उठ रहे थे मैंने उनका जवाब दिया। जी पेंटिंग की बारीकियाँ सिखाने का मुझे मौका मिला। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं बच्चों के साथ में रहता हूँ और मेरी कला को मैं बांट रहा हूँ। जी तो मेरा मन एक बड़ा खुश रहता है कि मैं जी। जब आप सिखाते हैं तो क्या आप उन्हें ये भी बताते हैं कि किसी भी पेंटिंग को बनाने के पीछे कितनी रिसर्च करनी पड़ती है? कि जैसे आपने बताया कि रिसर्च बहुत बड़ा योगदान होता है, रिसर्च हमें बहुत करनी पड़ती है, तो क्या आप ये भी सिखाते हैं बच्चों को? देखो मिनिएचर पेंटिंग में क्या होता है कि आप अगर आगे बढ़ना चाहते हो जी एक प्राथमिक तौर पे तो आप कुछ भी कर लो, कुछ भी बना लो, लेकिन आप कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो तो इसके लिए पौराणिक और ऐतिहासिक चीज़ें आपको बनानी पड़ेगी। जी जी तो जैसे मैंने बताया कि मिनिएचर में कुछ शैली होती है इसके अंदर, स्कूल्स जैसे कहते हैं कि जैसे अभी मैंने बताया कि मैं एक जयपुर शैली का मुझे ज़्यादा पसंद है जयपुर शैली बनाना। जी अच्छा बाकी कोटा, मेवाड़, बूंदी, किशनगढ़ मतलब ये स्कूल्स अलग है। जी उसमें क्या है कि आपको फिगर बिल्कुल अलग मिलेगा, बैकग्राउंड अलग मिल जाएगा। अच्छा बाकी कांगड़ा शैली आपने सुनी है, मुगल है, पर्शियन मुगल है, कुन्नूर शैली है, जी जी कि ये शैलियाँ होती है। बाकी उस पे कांगड़ा शैली पे मैंने बहुत काम किया है। उसमें भी बहुत राधा कृष्ण का एक बहुत अच्छी पेंटिंग बनी है। तो कांगड़ा शैली में मैंने बहुत अच्छा काम किया था। तो बच्चों को सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। अच्छा कि कौन सी शैली में अपने काम करना है और शैली के आधार पे आपको कुछ चीज़ें चुननी पड़ेगी कि इसके लिए कि अपने को कि सब्जेक्ट कौन सा बनाना है। मुगल तो खाली जो हैं कि मुगल तो अपने जो साम्राज्य था उस समय का कि अकबर, बाबर, बीरबल जो भी था उस समय वो चलता था। जी लेकिन धार्मिक में आप ऐतिहासिक बनाओगे तो जैसे मान लो कि राजा मान सिंह का आप ले लीजिए, जय सिंह का ले लीजिए, इतिहास से कोई जुड़ी हुई चीज़ें। पौराणिक कथाओं में एक धार्मिक चीज़ें आ जाती है। तो धार्मिक चीज़ें में आप शिव परिवार भी ले सकते हो। जी ऐसे अनेक उदाहरण है जो धार्मिक हम चित्रों में ढाल सकते हैं उनको, धार्मिक विषयों को। तो हनुमान जी जो आप बता रहे हैं कि जिस तरह से बच्चों को सिखाने की बात है, क्या आप चाहेंगे कि विद्यालय स्तर पर भी बच्चों को चित्रकारी सिखाई जाए? क्योंकि अगर ड्राइंग एंड पेंटिंग या क्राफ्ट्स का सब्जेक्ट है तो वो बहुत एवरेज का है। आजकल स्कूल में बच्चों को बनाते हैं और आधुनिक उसमें चीज़ों में जाते हैं। आपकी जो शैली है वो पुरानी शैली है। ये शैली में बच्चों को सिखाना थोड़ा सा टेढ़ा काम है। क्या आप चाहेंगे स्कूल में इस स्तर की पेंटिंग सिखाई जाए?
ज़रूरी है सर, ये जी बिल्कुल ज़रूरी है। ये मैं तो मेरे संपर्क में कई स्कूल प्रशासन के लोग हैं, जी मैं उनके साथ में बैठ के मैं बातचीत करता हूँ। मैं उनको ये कहता हूँ कि ठीक है, पहले हमारे समय में तो बहुत अलग ज़्यादा चला करता था ये, लेकिन आजकल तो ये है कि चित्रकला एक नाम का रह गया सब्जेक्ट। ज़्यादा ना कोई प्राइवेट जो स्कूल है या ना कोई सरकारी स्कूल है उस पर कोई ध्यान दे रहा, कोई ध्यान नहीं दे रहा। मैं स्पष्ट कहता हूँ, बिल्कुल। मुझे ना कोई किसी का कोई भय नहीं है जी। मैं स्पष्ट कहता हूँ कि कला क्षेत्र को, चित्रकारी जो सब्जेक्ट है इसको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना चाहिए। जी बच्चों को इसमें आगे रखना चाहिए। कारण ये है कि आज के बच्चे हालांकि ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, चित्रकला पे ना तो स्कूल प्रशासन ध्यान दे रहा है ना कोई सरकार ध्यान दे रही। जी। आपको पता होना चाहिए कि 2011 के बाद में राजस्थान सरकार की तरफ से जो स्टेट जो पुरस्कार, मतलब कला क्षेत्र में जो स्टेट पुरस्कार मिलता था वो बंद है। अच्छा, बच्चे कहाँ से आगे आएंगे? वैसे ये बात ये अच्छी है, इस तरह का प्रयास होना चाहिए। और ये आप जैसे सिद्धहस्त कलाकार जो हैं उनकी तरफ से भी जिस तरह के आप कह रहे हैं कि विद्यालयों में जाकर आप बच्चों को सिखा रहे हैं, ये चीज़ आगे चल रही है। क्या आप ये बताना चाहेंगे कि जितने भी विषय हैं जिनको हम चित्रकारी में ढालते हैं, जैसे आप पौराणिक विषय ले रहे हैं, मुगल कालीन ले रहे हैं, राधा कृष्ण की चीज़ ले रहे हैं, आज का एक सबसे बड़ा विषय है ग्लोबल वार्मिंग। हम पर्यावरण का संरक्षण सोचते तो हैं, करने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन वो लंबे समय तक फलीभूत नहीं हो पाता है। क्या आपने पर्यावरण को लेकर किसी तरह की पेंटिंग या आने वाली पीढ़ी को सिखाने का प्रयास किया? सर पर्यावरण तो देखिए कि मैं आपको बताऊं कि मैं पर्यावरण प्रेमी हूँ। जी जी। मैंने मेरे घर के अंदर लगभग 150 से 200 पौधे और पेड़ जी हमेशा 12 महीने फल और फूल देते थे। अच्छा। मेरे हाथों से लगाए थे जी। और पूरा बगीचा, उनको देख के वहीं बैठ के मैं पेंटिंग करता था। मुझे पेड़ों के कौन से पत्ते उसमें सेलेक्ट करने थे, जी। उस पेड़ के पत्ते ही उस पेंटिंग में डालता था कि इस तरह का इसमें ये बैकग्राउंड होना चाहिए। तो और बच्चों को सिखाते हैं तो देखो फिगर वर्क तो बनाना दूर की बात है, वो तो बाद में जब सीनियर बनते हैं जब जाके फिगर बनेगा वो। बाकी ये चीज़ें बनती कि आप पेड़ बनाओगे, झरने बनाओगे, पहाड़ बनाओगे, तो ये चीज़ें मतलब इसी से तो बच्चे आगे बढ़ते हैं सीखते सीखते। तो सबसे पहला तो यही है कि आप मतलब पर्यावरण से जुड़े हुए जो हैं आप चित्र बनाना, जिसमें उड़ते हुए पक्षी हैं, पशु हैं, ये चीज़ें उसमें ज़रूर देना होता है। ये तो है ही, ये तो अनिवार्य है। तो हाँ जी। तो वैसे बढ़ा हुआ तो वैसे भी है। जी जी जी, तो ये तो होगा। जी जी। तो जो पीढ़ी आ रही है, आपकी आने वाली जो नस्ल है जिसको हम कहें कि उसको चित्रकारी का यदि शौक़ है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कितनी धैर्य उनमें होना चाहिए या क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे वो उस चीज़ को लगन से सीखें और पूरे उस स्तर तक ले जाएं जिस स्तर पे आज आप हैं? देखो सबसे पहला तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के जो बच्चे हैं उनको मोबाइल से दूर रखिए आप। जी। सबसे पहले मोबाइल से दूर रखिए आप। बिल्कुल। मोबाइल बंद कर दो आप। रही बात फिर टीवी से बंद कर दो आप, उसको टीवी से भी दूर रखो। जी। समय ज़्यादा बच्चे इससे पे अलग इन्हीं पे ज़्यादा समय गुजारते हैं। हाँ। बाकी बच्चा कुछ फिर पढ़ाई में ध्यान देते हैं। जी। तो ये चीज़ें दूर रहेगी तो बच्चे आराम से जुड़ पाएंगे। जी। क्यों हमारे समय में ये कुछ नहीं था। हमारे को जो काम बताया वो ही काम करना होता था। कि 5 साल तक मैंने कलर बनाए ही है, सिर्फ मैंने पेंसिल भी नहीं पकड़ी, सिर्फ 5 साल तक कलर ही बनाता रहा। जहाँ जिस कला गुरु के पास से मैंने बैठा तो उनका काम था कि भैया आप कलर बनाए जाओ, बस घिसे जाओ। जी। पत्थर घिसे जाओ। जी। उसके बाद में फिर पेंसिल और फिर ब्रश, फिर बाद में 7-8 साल के बाद फिर लेके ब्रश हाथ में दी। बिल्कुल।
बिल्कुल, कि जिस तरीके से सर ने पूरी डिटेल बताई है हाँ, कलर की, और वक्त भी हो गया है और पता ही नहीं चला कि कब वक्त हो चला है, क्योंकि कलर में हम इतना खो गए कि हमें वक्त का पता नहीं चला। कि तो प्रणय हिमांशु जी, जी, बड़ी आपने उत्तम जानकारी दी है। मेरे ख्याल से जो आने वाली पीढ़ी है आपकी बातों से सीख कर आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। जी। आज आपकी जितनी भी बातें हैं हमने सुनी, बहुत कीमती बातें जी। हैं। ईश्वर आपको और आगे अलग अलग उपलब्धियों से नवाजे, हमारी यही शुभकामनाएं। अलबेलो राजस्थान में आप आए, आपने इतनी बात साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जी जी जी। और अब चलते हैं अलबेलो राजस्थान से। अगले में फिर आपसे मुलाकात होगी। जो कठिन समय है उसको सहज रूप से जीने का प्रयास कीजिए और देश भर में एकजुटता बनाए रखिए, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। आज्ञा दीजिए प्रणय भारद्वाज को। और मुझे भी आज्ञा दीजिए रोशनी मिश्रा। हम फिर मिलेंगे।